कार्य शुरू किया जाए। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत आभार। और सच बताऊं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम बन के ना रह जाए, लोग इस पर मतलब एक्चुअल कार्य करें कि जो मुसीबतें आज हम देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, इस कोरोना ने हमारी आंखें खोली हैं, हमें अवगत कराए अपने आप से और अपने काम से, और हम किस तरह का काम कर रहे हैं और उस काम को कैसे आगे ले जाना है, उस काम का क्या डेवलपमेंट है, ये आज हमें दिख रहा है। लेकिन ये आज की देर नहीं है, ये बहुत समय से हमारे यहाँ रहा है। लेकिन हाँ, कभी हमने उधर मुड़ के देखा नहीं, कभी उधर ध्यान नहीं दिया, और इस कोरोना ने हमारे ध्यान को खोला है। हम सच बताऊँ तो मैं भी लगातार काम करता रहा, लगातार थिएटर करता रहा, लेकिन कभी अपने लिए सोचा नहीं कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहाँ जाना है इस काम को, उससे देश, समाज, सोसाइटी को क्या मिलेगा, किसी मैं किए जा रहा हूँ। हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करते रहते हैं। लेकिन इस समय ने हम सबको झकझोरा है, हमने अपने लोगों को खोया है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं। बहुत लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे पास नौकरी है इसलिए तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ, मुझे सच में उतनी दिक्कत नहीं हुई, भगवान की दया से नौकरी है मेरे पास, और शायद मैंने थिएटर को बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे मन से किया, इसलिए मैं अपनी जीविका भी अच्छे से गुजार पाया। और उसमें उन सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी है। उसमें सारे वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने कहा कि थिएटर करो, और जिसमें स्पेशली नाम सचिन सर का होगा, जो हमेशा कहते थे कि तुम अच्छे से करोगे थिएटर तो थिएटर तुम्हें बहुत देगा, और तुम ये सोचोगे थिएटर से तुम्हें क्या मिला तो पीछे पलटोगे तो ज़ीरो पाओगे। तो हमने थिएटर को क्या क्या दिया वो सोचने का विषय है। हमेशा हम सोचते हैं हमें थिएटर से क्या मिला। ये सचिन सर की बात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं स्पेशली उन लोगों को कोट कर रहा हूँ कि उन लोग मतलब मेरे गुरुजनों से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वो कहते थे आप देते रहो, आपको बहुत मिलेगा। अभी क्या हो गया कि ज़्यादातर लोग हमें क्या मिला उसके बारे में बात होती है, हमने क्या दिया उसके बारे में बात ही नहीं होती, जबकि देते सब लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने थिएटर को नहीं दिया है, मतलब सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, सब ने खूब दिया है थिएटर को। बात यह है कि उसको किस तरह से रखा जाए, उसको कैसे समायोजित किया जाए, उसको कैसे समाया जाए कि वो एक अच्छा पौधा बन के निकले। क्योंकि जब तक हम अलग अलग सोचते रहेंगे, एक पेड़ है उसके अलग अलग ब्रांचेस को पे ध्यान देंगे तो पेड़ कैसे अच्छा बनेगा। अगर सब मिल के एक पेड़ को अच्छे से पालेंगे तो बहुत फलेगा फूलेगा। अभी ये होता है कि हम सब अलग अलग कड़ी हैं और अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमें उस कड़ी को अगर जोड़ दें, क्योंकि जितने वक्ता थे, बाप रे बाप, सुन के तो लगता है कि मतलब क्या कहूँ मैं क्या बोलूँगा। उन सब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली, इतना अच्छा सब कुछ कहा है कि मतलब मैं जो भी बोलूँगा उनकी ही बात कहूँगा, क्योंकि सब लोग बहुत सारी बातें बोल चुके हैं और बहुत अच्छा बोला है। अगर हम उसको अच्छे से समेट लें, अच्छे से उसको समझ लें और सबको एक साथ कर लें तो शायद हम बहुत अच्छा थिएटर कर सकते हैं, बहुत अच्छे थिएटर को बना सकते हैं, बनस्पत की हम आलोचना प्रतिलोचना में फंसे रहें। थिएटर में मुझे लगता है हम आलोचनात्मक बहुत हो जाते हैं। हमें क्रिएटिव होना है, हमें चीज़ों को ज्वाइन करना है, हमें चीज़ों को जोड़ना है, तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो। मैं थोड़ा इसको पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहूँगा कि कोरोना काल में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जिन्होंने कोशिश की कि वो अच्छा काम करें। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने भी कुछ शुरू किया था कि मैं क्या करूं। मैंने भी मतलब एक सीरीज़ शुरू की, गप सप की, और उसको 105 कब हो गया मुझे पता नहीं चला। और उसके पीछे कारण ये था कि अगर वो मैं नहीं करता तो शायद मैं बीमार होता, या शायद मेरी तबीयत ख़राब होती, या कुछ होता। वो करते करते आप क्रिएटिव भी होते हो, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आपका काम भी बढ़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे अभी फैक्ट रंगमंडल ने शुरू किया काम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग काम है। मतलब एक दिशा देता है, एक किस संस्कृति और संस्थान कैसे होने चाहिए उसके बारे में इतने सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, उसका सलूशन है, लोगों ने बहुत बातें की। उसी तरह से प्रस्ताव थिएटर ने लगातार फेस्टिवल किए थिएटर के ऑनलाइन,
और जैसे कि संजय राय जी ने बहुत सारे सेमिनार किए, ऑनलाइन नाटक किया, ऑनलाइन अपना फेस्टिवल भी किया, कोकोनट लगातार करता था, चंद्रदासन जी लगातार वेबिनार करते रहे बड़े बड़े लोगों को, क्योंकि हम शायद इनको कभी नहीं सुन पाते थे, स्कूल कॉलेज में ही सुन पाते थे, लेकिन इस ऑनलाइन ने बहुत सारे लोगों को हमारे करीब लाया है, जिनको हम जानते नहीं थे, उनको जानने का मौका मिला है। तो इस तरह से बहुत अच्छे काम हुए हैं, बहुत बढ़िया काम भी हुए हैं, लेकिन अच्छाई बुराई दोनों एक तरह से चलते रहते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। कि जैसे अगर मैं बात कहूँ कि जैसे हम जब सोसाइटी या समाज को बनाते हैं या एक घर का निर्माण होता है, तो उस घर के निर्माण के एक एक एलिमेंट्स में एक आर्टिस्ट का योगदान होता है। वो आर्टिस्ट की जब भवन बनता है तो कैसे बनेगा, कौन सी ईंट कैसे रखी जाएगी, उस घर में जो जो सामान होते हैं वो भी एक आर्टिस्ट का होता है। तो जो बहुत समय से बात हो रही थी वो बात अच्छी थी कि हमें कम समझा गया, हमें कम आंका गया, हमें कम जाना गया। तो मुझे लगता है हम कम नहीं हैं, मतलब आर्टिस्ट कम नहीं है। आर्टिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसका हर जगह मतलब जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, सामान है, मतलब आप अपने बिस्तर को ले लो, अपने तकिया को ले लो, किसी भी एलिमेंट्स को ले लो, उसमें कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स मिलते हैं जो एक आर्टिस्ट ही बनाता है। तो आर्टिस्ट कम कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट कमज़ोर कैसे हो सकता है? आर्टिस्ट का इम्पोर्टेंस कम कैसे आकी जा सकती है? जिससे आपकी ज़िंदगी के हर सारे ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, वो इंसान कम कैसे हो सकता है? उदित गौरी ने बहुत अच्छा बोला कि आपका पूरा एंटरटेनमेंट चैनल जो है एक आर्टिस्ट लोगों ने संभाल के रखा था। बिल्कुल सही बात है, उसने वो बोला था। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी का हर पहलू एक आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम थिएटर को छोड़ दें, थिएटर में आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आर्टिस्ट हैं। मतलब जो कपड़े बुनता है वो भी आर्टिस्ट है, जो डिज़ाइन पैटर्न बनाता है बेड के लिए वो भी आर्टिस्ट है। ये सारे आर्टिस्ट हैं और वो काम आर्टिस्ट करते हैं। मतलब आर्टिस्ट की रेंज बहुत बड़ी है, हम सिर्फ उसको थिएटर में बांध के ना देखें। इसीलिए जो मैंने गपशप शुरू किया था उसका मकसद यही था कि मतलब उसमें म्यूजिशियन भी हैं, उसमें डांसर भी हैं, उसमें पेंटर्स भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो उसमें आते हैं। मतलब पेंटर, डांसर, म्यूजिशियंस और ये बैक स्टेज के वर्कर्स, सारे लोग हैं। तो आर्टिस्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। तो ये कहना कि मतलब उनको किस स्थान पर रखा जाए और वो उनका इसमें हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए, जिस तरह के स्टेटमेंट बीच में आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। उनको सोचना पड़ेगा इस बात पे सोचना चाहिए कि किसी भी चीज़ में, क्योंकि हम सारे लोग इस सोसाइटी समाज के अंग हैं। आप किसी भी अंग को नकार नहीं सकते। अगर वो हैं तो वो आपके अपने हैं और आपको उनको अपने साथ सम्मिलित करना पड़ेगा। अगर उनको छोड़ देंगे तो आप एक हिस्सा छोड़ देंगे। तो छोड़ने से अच्छा है चीज़ों को जोड़ा जाए, बनाया जाए। और ये जोड़ना बनाना ही तो जो बड़े हैं उनका काम है, जो समझदार है उनका काम है कि उसको जोड़ना कैसे, बनाना कैसे। और तो इस तरह मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय है कि मतलब हमें, जो गवर्नमेंट की बात हुई कि आर्टिस्ट को निश्चित दर्जा, गौरी ने बहुत अच्छा बोला, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमें भी वो सोचना है और आर्टिस्ट कम्युनिटी को भी सोचना है। और उसके साथ ये भी सोचना है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम एक हों। सबसे पहले एक होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक एक नहीं होंगे ना, हमारे ऊपर उंगली हमेशा उठती रहेगी। हमारे ऊपर उंगलियाँ इसीलिए उठती हैं क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम एक साथ नहीं हैं। हम एक दूसरे की आलोचनाएं करते रहते हैं, आलोचनाओं में ही फंसे होते हैं। हमें आलोचनाओं से निकल के एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एक दूसरे को बढ़ावा देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। लोगों को एहसास हो कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक ताकत हैं। ताकत बनना बहुत ज़रूरी है। बातें तो हम सब विद्वान लोग हैं, जितने विद्वान लोग थे उनसे बड़ी बातें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है उन सब की बातों में एक बात जो छूटती है वो होती है एक होने की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक होने की बात। कहीं कोई ये बात नहीं करता कि हम एक होके एक काम करें। एक होने की बात जब होगी
तब शायद जाके एक अच्छा थिएटर बन सकता है, एक अच्छा समाज बन सकता है। लोग हमारी ताकत को समझेंगे कि ये एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक कम्युनिटी वाले लोग हैं, इनमें बड़ी दम है, इनको छेड़ना नहीं, इनको इम्पोर्टेंस देनी है। और हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए क्या मतलब है, बस ये है कि हमने खुद कभी उसको नहीं पहचाना। जब हम नहीं पहचानते तो दूसरे कैसे पहचानेंगे, दूसरे हमें कैसे इम्पोर्टेंस देंगे। सबको मिल के एक साथ हो की चीज़ें करनी है। अगर कोई मांग भी करनी है, जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक बात बन नहीं सकती। हम हमेशा खंडों में बट की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, अपने अपने फ़ायदे देख के कोशिश करते हैं। हमें अपने फ़ायदों से हटना पड़ेगा, अपने फ़ायदों से दूर होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। हमें दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा ज़्यादा। अभी क्या होता है, हम सब अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिक हैं, अपने बारे में सोचते हैं। मैं, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसे सोचा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो मैं से जब हटेंगे तब तो दूसरों के बारे में सोच पाएंगे भाई। तो मुझे लगता है हमें मैं को छोड़ना पड़ेगा, मैं को छोड़ के। और इसमें एक बात और है कि जब हम मैं को छोड़ेंगे, लोगों के साथ होंगे, तो उसमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। मतलब ऐसे में मुझे बीएनए के कुछ अपने सीनियर्स की याद आती है। जब हम थिएटर करते थे तो वो कहते थे कम्युनिटी आर्ट है और इसमें अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो बुरे होंगे उनको साथ लेना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि आप हमारे साथ रहो और इस तरह से साथ रहो। ये नहीं कि उनको छोड़ देना पड़ेगा कि अरे ये कमज़ोर है, ये सही नहीं है। तो हमें लोगों को कमज़ोर नहीं, ताकतवर बनाना है, मजबूत बनना है। मजबूत होंगे तब हमारी ताकत दिखाई पड़ेगी लोगों को, तब लोग उस बात को मानना शुरू करेंगे। और मैं मानता हूं कि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन वो है जुड़ाव ना होना। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जुड़ाव ना होना, एक दूसरे की बात ना सुनना, एक दूसरे का समर्पण ना होना। हम अलग अलग सेमिनार्स कर लेते हैं, अलग अलग गोष्ठियाँ कर लेते हैं, लेकिन गोष्ठियाँ हमें ले कहाँ जाती हैं? कहीं नहीं ले जाती, जहाँ होती वहीं ख़त्म हो जाती है। शायद मैं भी बोल रहा हूँ ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आई डोंट नो। इसीलिए कभी कभी मैं बड़ा इंडिविजुअलिस्टिक होकर काम करता हूँ कि ठीक है यार, अकेले काम करूँगा, अकेली चीज़ें बनाऊँगा, अकेली चीज़ें बनेंगी। जो जुड़ते हैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को जोड़ूँ, जितना जोड़ सकता हूँ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा आर्ट ही नहीं जिसमें अकेले किया जा सके। हम जिस आर्ट से जुड़े, थिएटर की या जिस भी आर्ट की बात करें, उसमें 2-3 लोगों का सहयोग चाहिए ही चाहिए होता है। तो मुझे लगता है लोगों का एक साथ होना, एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है अभी के समय में, इस कोरोना काल में। अभी ऐसे नहीं चलेगा कि ये मेरे विचार हैं, तुम्हारे विचार हैं, उसके विचार हैं, ये उसने कह दिया, इसने उसको कह दिया, उसने उसको कह दिया। ये तो आपस में लड़ने वाली बात होगी भाई। कब तक लड़ते रहेंगे हम एक दूसरे से? हम लड़ते रहेंगे और दूसरे फ़ायदा उठाते रहेंगे, ना आर्ट बढ़ेगा, ना आर्टिस्ट बढ़ेगा। और जैसे 50 साल पहले था वैसे आज भी है और 50 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज लाना है तो हमें सुधार करनी पड़ेगी, हमें लोगों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को के साथ होना पड़ेगा। और हर शहर में अगर लोग जुड़ने लगें तो मुझे लगता है पहले जैसे थिएटर होता था, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अनुदान होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं अनुदान नहीं होना चाहिए। भाई ठीक है, आप दोनों सही हो भाई। आप एक दूसरे को हम क्यों काट रहे हैं? जब अनुदान नहीं था तो क्या थिएटर नहीं होता था? कोई मुझे बताए। उस समय भी थिएटर होता था और बहुत अच्छा थिएटर होता था, लोग लग के थिएटर करते थे और बहुत बढ़िया थिएटर करते थे। लेकिन समय बदला, समय में परिवर्तन आया तो अनुदान आया तो क्या बुरी बात है भाई? जब सिस्टम बदला, उसकी ज़रूरतें बदली, वो आया तो वो भी लोगों को मिलना चाहिए। भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर जो आदमी लगा हुआ है उसको कुछ अनुदान मिलता है, उससे थिएटर आगे बढ़ता है। मेन मकसद तो थिएटर करना है, अच्छा थिएटर करना है, अच्छा रंगमंच करना है, और वो रंगमंच कैसे भी हो, है ना, हमें अच्छा बनाना है। तो जब नहीं था तो नहीं था, जब है तो उसका अच्छा उपयोग किया जाए, अच्छा रंगमंच बनाया जाए। हमें अच्छे की बात करनी है, चीज़ें अच्छे कैसे हो सकती हैं, चीज़ों में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। बनस्पत कि हम बार बार कहें ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तो उससे
कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में आ नहीं। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं। बात है विचार रखने की, और मैं थिएटर करता रहा हूँ और अपने विचारों पे ही थिएटर करता हूँ लगातार। और मैं अपने विचार को मानता हूँ कि हमें ऐसे करना चाहिए, और जब पढ़ लो नीचे तो वो फ्लो हमेशा गायब हो जाता है। हाँ, तो ये मेरे विचार हैं। हो सकता है भाई बहुत लोग इस विचार से सहमत ना हो, कोई बात नहीं, मत होइए सहमत। मेरे विचार है, मैं इस पे आगे चलूँगा, मैं इस पे काम करूँगा। चीज़ें जितनी बनेगी बनेगी, नहीं बनेगी कोई बात नहीं। मैं ऐसा सोचता हूँ, और मैं आज तक ऐसे करता रहा हूँ कि जो चीज़ें साथ हुई, जो चीज़ें अच्छी लगी वो किया गया, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसको छोड़ दिया गया। रही संस्थाओं की बात, संस्थाओं में मुझे जो लगता है, संस्थाओं के बारे में मुझे मेरी अपनी फीलिंग है कि हम में से ही कुछ लोग हैं भाई जो संस्थाओं के भी मुखिया होते हैं, जो संस्थाओं के हेड बनते हैं। वो कहते हैं सरकार ऐसा नहीं करती, सरकार वैसा नहीं करती। सरकार को कौन समझाएगा? कोई और आएगा समझाने के लिए? कोई और उन्हें बोलेगा? भाई आपको मुखिया इसीलिए बनाया गया है, आपको लीडर क्वालिटी इसीलिए दी गई है कि आप उनसे बोलें, आप उनको समझाएं कि इस समय देश और समाज की ज़रूरत क्या है, देश और समाज को किस तरह से कल्चर की फील्ड में या आर्ट की फील्ड में आगे ले जाना है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग बिलख रहे हैं क्योंकि इस समय आर्ट नहीं हो रहा है। तो ये बात कौन समझाएगा? बहुत सारे काम हैं सरकार के पास, तो इसीलिए तो सारे लोग रखे गए हैं ना कि भाई जो संस्थाओं में हैं कि वो जाके उनको कम्युनिकेट करें, उनको वो बातें बताएं। बनस्पत ये कि वो नीचे वालों को कुछ बताएं, ऊपर वालों को कुछ बताएं, और आप कुछ और ही करें। ये भी सोचने का विषय है। वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए थे। भाई आज आप डायरेक्टर हैं, आज आप सचिव हैं, आज आप चेयरमैन हैं, लेकिन आपने भी तो कभी हमारी तरह ही थिएटर किया था ना भाई, हमारी तरह ही किसी लोकल ग्रुप में काम करते थे, आप भी तो वहीं से होके आए हैं। हम ये सारी बातें भूल क्यों जाते हैं? जब अपनी बारी आती है तो हमें ये सब याद नहीं रह जाता, हम भूल जाते हैं। हमें लगता है हम तो बहुत महान हो गए। अरे महान हम उन्हीं लोगों की बदौलत है ना जहाँ से हम आए थे। अगर सारे एक पेड़ है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं बड़े मज़े से, और हम जैसे जैसे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने हर डाल को काटते चले जाएँ, काटते चले जाएँ, काटते चले जाएँ, तो ऊपर तो पहुँच गए और हमने सारी उसकी डालें काट दी। और अगर बाई चांस हम गिरेंगे तो क्या होगा? शायद हम कहीं के ना रहें। तो आदमी को अपनी छोटी छोटी ब्रांचेस को याद रखना चाहिए ना, कि आज मैं जो हूँ वो भी तो याद रहे ना, कि हम ऊपर पहुँच गए तो इनके लिए भी तो लड़ना है हमें, इनकी भी तो बातें करनी हैं। हम शायद वो खो बैठते हैं, वो बातें करना भूल जाते हैं कि जहाँ से हम चले थे और कहाँ पहुँचे हैं, और जहाँ पहुँचे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। जैसे सच में मतलब भौमिकदा को देख के बड़ी खुशी होती है कि अगर आज मैं कुछ हूँ तो उसमें भौमिकदा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि दादा अगर शायद नहीं होते, उनके साथ थिएटर नहीं करता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी वो मुझे बोलते हैं गोविंद ऐसे करो वैसे करो। तो अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को मैं भूल जाऊँ कहीं पहुँचने के बाद, तो क्या अस्तित्व रहेगा मेरा? कि कल मैं मान लो कहीं का डायरेक्टर बन जाऊँ तो मैं लोगों को भूलना शुरू कर दूँ, तो फिर मेरा वो बनने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब तो तभी है ना जब मैं सबको साथ लेके चल पाऊँ। कोशिश तो यही करनी चाहिए। उसमें कुछ विरोध दर्ज करेंगे, कुछ कहेंगे बहुत अच्छा है, अभी भी बातें होंगी तो कुछ बोलेंगे गोविंद ने बहुत ख़राब बोला, कुछ बोलेंगे बहुत अच्छा बोला। तो ठीक है भाई, कुछ को मेरी बात समझ में आएगी, कुछ को मेरी बात नहीं समझ में आएगी, तो ठीक है, विचार हैं। जिनको समझ में आती है बहुत अच्छी है, जिनको नहीं समझ में आती वो बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जहाँ से चलते हैं हमें वो हमेशा याद रखना है कि जब हम गिरें तो हमें चोट ना लगे, हम संभल पाएँ। क्योंकि जितने लोग आज हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब संस्थाओं का योगदान, तो संस्थाओं में अपने लोग तो बैठे हुए हैं ना सारे, तो वो अपने लोगों के लिए बातें क्यों नहीं करते?
क्यों कहते हैं कि सिर्फ आलोचनाएं उठाते रहते हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठती रहती हैं। भाई उनको कदम बढ़ाना चाहिए ना, वो भी तो कभी उसी दौर से गुजरे हैं जिससे आज लोग परेशान हैं। आज जहाँ लोग दुखी हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स दुखी हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, काम नहीं है, तो काम जनरेट क्यों नहीं हो रहे हैं? लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हमें काम जनरेट करना है? तो शायद मुझे ये भी लगता है कि जो ऊपर बैठे हैं शायद उनके पास आइडिया की कमी हो कि किस तरह का आइडिया लेके आएँ, किस तरह के आइडिया से चीज़ों को जनरेट करें। अब भाई आइडिया नहीं है तो एक गोष्ठी करो, लोगों से बातें करो, आइडिया बनाओ। 100 लोगों से आइडिया मांगो, 100 आइडिया आएंगे तो 5 तो काम करेंगे। भाई मेरे पास नहीं, एक्सेप्ट कर लेने में क्या जाता है कि मेरे पास आइडिया नहीं है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा ना, क्योंकि जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को सुनना चाहते हैं, दूसरे पे ध्यान जाता है ना, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ जीत लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं। तो अगर आइडिया नहीं है तो लोगों से बात की जाए, भाई एक सेमिनार रखा जाए कि इतनी इतनी प्रॉब्लम है, उसका कैसे सोल्यूशन किया जाए। हर चीज़ खुला बात की बातें होती है, लेकिन खुला कितना होता है ये आप सब लोग जानते हो। खुली बातें कितनी होती हैं, कहने को खुलापन होता है, लेकिन होता सब पहले से तय है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर खुला हो तो शायद जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वैसी रहें ही ना। खुला होगा तो बातें होंगी और वहाँ सही चीज़ ही आ पाएंगी, फिर गड़बड़ चीज़ का उतना नहीं होगा। कुछ सही चीज़ में विरोध करेंगे, कुछ गलत चीज़ में विरोध करेंगे, और विरोध होते होते वो सही जगह पहुँच जाएगा जहाँ उसको पहुँचना है। लेकिन खुलापन हो तो, खुली बात हो तो, लोग कहते बड़े मज़े से हैं, अरे खुल के बोलो, अच्छा लगेगा, खुल के बोलो, हम तुम्हें सुनना चाहते हैं। लेकिन जब आप खुल के बोलो तो लोगों को लगता है अरे इसको बोलने का मौका क्यों दिया भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खुल गया आज। क्योंकि जब आप बोलते हैं खुल के बोलो तो शायद आपके अंदर एक डर भी होता है कि इसको देख लेते हैं कहाँ तक जाता है, इसकी ताकत कितनी है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, कमियां हैं जो हमें दूर करनी चाहिए आपस में मिलके, जो मुझे लगता है। क्योंकि जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, मैं उन जैसा तो नहीं बोल सकता ना, शायद वो सारे मेरे टीचर रहे हैं बहुत सारे लोग और बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात फिर से दोबारा हमेशा कहता रहूँगा कि अगर ये सारी विचार और ये सारे लोग एक हो जाएं तो मुझे लगता है जितनी समस्याओं की बात हो रही तो समस्याएं रही ही ना। लेकिन इनको एक कौन करे? हर किसी को तो हर किसी से दिक्कत है, हर किसी को हर किसी से प्रॉब्लम है। कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता, सब इंडिविजुअल है। तो कैसे आर्ट पनपेगा, कैसे आर्ट आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता ऐसे में आर्ट, उसका कुछ नहीं हो सकता जब तक लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं और एक दूसरे का सम्मान करना सीखेंगे नहीं। स्टूडेंट की बात तो दूसरी बात है भाई, कि स्टूडेंट ने ये किया, शिक्षा ऐसी हो रही है। शिक्षा आज ऐसी नहीं हो रही है, शिक्षा हमेशा ऐसी रही है। पढ़ाई का स्तर हमेशा कम रहा है, आज कोई नई बात नहीं होगी कम हो गया है। भाई पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जो भी थिएटर से और चीज़ों से निकले वो आगे जाए। इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, और वो सिलेक्शन करते हैं पूरे इंडिया से। जब पूरी इंडिया से सिलेक्शन करते हैं तो भाई वो बेस्ट है ना, तो बेस्ट क्यों नहीं बनते? वो इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं? मुझे कोई बताए, इसका जवाब देना। क्यों भटकते हैं भाई वो? आपने बेस्ट फिर क्यों कहते हो कि हमने पूरी इंडिया से सिलेक्शन किया? पूरी इंडिया से क्या देखा आपने? क्या सेलेक्ट किया आपने पूरी इंडिया से? हाँ, तो सेलेक्ट कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी तो लीजिए भाई, कि आपके टीचर भी उस लायक होने चाहिए, आपके टीचर में भी उतना कुव्वत होनी चाहिए कि उनको अच्छा पढ़ा सकें, उनको वो बना सकें जिस लायक वो हैं। आप उन्हें छोड़िए नहीं कि एडमिशन हो गया बस हो गया आपका काम। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने उनको सेलेक्ट किया है तो जिम्मेदारी भी तो लीजिए। ये कहने से नहीं होगा कि हम भाई क्लासेस में क्या होता है, आओ चाय पियो चले जाओ। अरे पढ़ाना है भाई, उन्हें बताना है, उनको सही दिशा में लाना है। अगर जैसे बहुत समय ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, तो उनको कौन बताएगा कि वो अब आप नहीं जानते हो? भाई आपको पता होता तो आप यहाँ पढ़ने क्यों आते?
आपको बोलना है, उनको कहना है कि आप बहुत सारी चीज़ नहीं जानते, आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन कोई टीचर ऐसे कदम नहीं उठाता, नहीं हम क्यों बताएं, ठीक है, नहीं ये तो बातें नहीं होती कि नहीं जानते। सब अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हुए, तो पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी, उससे संस्कृति समाज का उद्धार नहीं होने वाला। वो ऐसी स्थितियां जो आज हैं वो हमेशा रहेंगी, 50 साल बाद रहेंगी। सीधी सी बात कहूँ, एक और एग्जांपल याद है, बड़ा मज़ेदार है। मैं लंदन गया था, तो लंदन में स्टेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है पढ़ाई में। कि मतलब जब एक प्रोडक्शन तैयार किया जाता है तो उसमें एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्शन जब बन जाता है तो उसमें डायरेक्टर अलग हो जाता है और स्टेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर उस प्ले को संभालते हैं और रन करते हैं, और उनकी अनुमति के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता। सारा कोऑर्डिनेशन का काम स्टेज मैनेजर करता है। ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो ज़रूरी हैं, ये लोग मानते भी हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ के टीचर हैं, विद्वान हैं, जो आए दिन विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ के एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ लागू नहीं करते भाई। तो आप वहाँ से क्या पढ़ के आते हो भाई? क्या पढ़ाई की आपने वहाँ पे? आपने वहाँ से क्या सीखा? हाँ, किसी इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? आपने भाई मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है आपने सिखा दिया कि भाई ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन वो यूटिलाइज कैसे करे, अपने आप को कहाँ सेल करे, कैसे वो जाके मार्केट में अपने आप को कहे कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ भाई, मुझे देख लो, कैसे अपने आप को बोले वो? ये बात तो होती नहीं है। सदियों से आप हमेशा कहते हो कि हम 100 साल 50 साल बीत गए हमारे इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ डेवलप ही नहीं हुई है। स्टेज मैनेजमेंट जैसा कोई कोर्स ही नहीं कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जैसा कोई कोर्स ही नहीं। क्यों नहीं है? अभी तो मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है, वो सिखाया नहीं जाता। तो जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन कहाँ पहुँचा, किस तरह पहुँचा, वो आज की समस्या नहीं है भाई, हमेशा से रही है। उसको टाला जाता रहा है और बहुत अच्छे से टाला जाता रहा है, और वो टलता रहेगा। और वो टालते हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कहीं कमी है, जिस वजह से वो बड़े प्यार से टाल देते हैं। या ज्ञान की कमी है, या वो काम करना नहीं चाहते, या चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं जो हम हैं उतने ही रहे, उसके आगे चीज़ें, आगे पीछे चीज़ें ना बढ़ें। इसलिए चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। नई चीज़ें, नई नई बातें होती हैं। नई चीज़ें क्या आती? नई चीज़ें कौन सी नई चीज़ आई है? एक अभी गपशप में मैं बात कर रहा था किसी से, तो मैंने एक प्रश्न किया था कि सर एक बात बताएं आप मुझे कि इतना सारा स्कूल खुल गया, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, है ना, इतना सारा इंस्टीट्यूट खुल गया, सब जगह से पास होकर लोग निकल भी तो रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ काम करेंगे? वो बॉम्बे जाएंगे, फिर आप कहोगे अरे थिएटर से पढ़ के बॉम्बे चले गए। जाए तो जाए कहाँ आदमी? उनके लिए आपने योजना क्या बनाई है कि पास आउट होने के बाद, एक्टिंग सीखने के बाद, यूनिवर्सिटी में पास आउट होने के बाद आपने इंस्टीट्यूट बहुत सारे खोल दिए, आपने यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन ये सारे लोग पढ़ के जाएँ कहाँ? उसका कोई प्रावधान किया आपने कि भाई हमने बहुत सारे रंगमंडल बना दिए, देश में हर जगह, हर स्टेट में कम से कम एक रंगमंडल तो हो? नहीं है जी। या 10 ऑडिटोरियम तो हो एक स्टेट में? नहीं है जी। जो 50 साल पहले बना था रविंद्रालय वही है, उसकी हालत भी ख़राब है, उसको सही नहीं कराया जाएगा, उसको बंद कर देते हैं। बंद करने की बात हर जगह होती है। एक बार भौमिक दाई बात कर रहे थे, हमारे इलाहाबाद में चलचित्र विभाग था बहुत अच्छा सा, जो अभी ख़त्म होने के कगार पे है। ड्रामेटिक आर्ट्स था, मतलब ड्रामेटिक डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी में, लकड़ी का बना हुआ, बहुत सुंदर। हमने एक आध बार रिहर्सल भी की। ये सारी चीज़ें जो अच्छी बनी थी वो बंद होने की बात तो हो जाती है। नया क्या बना? नया क्या बना के दिया जो बंद कराया आपने भाई? नया तो कुछ बना ही नहीं। कुछ लोग हैं जो मेहनत करके नया बनाते हैं, कोशिश करते हैं, उनका अपना शौक़ है, अपना पैशन है। इसी तरह से शायद नए फेस्टिवल हो पाते हैं। जैसे बराड़ साहब हैं, उन्होंने पंजाब में नाट्यशाला बनाया है जो वाकई तारीफ़ करने के काबिल है।
और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। उन्होंने हर सैटरडे संडे को वहाँ शो रखा। ये बहुत अच्छी परंपरा है कि हर सैटरडे संडे शो हो, लोग एक जगह तो जाने कि जहाँ सैटरडे संडे को शो होता है और टिकटेड शो होता है, फ्री में नहीं होता। एक परंपरा डाली उन्होंने। ऐसी परंपरा भारत के हर कोने में होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने ऑडिटोरियम बनाए। तो ऐसे अगर बहुत सारे लोग बनते चले जाएं तो शायद थिएटर बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे लोगों को तो हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बरेली में शुरू किया, अपना ऑडिटोरियम बनाया, अपने अपने पैसे से बनाया। ऐसे इसी तरह जैसे अभी दीपक गैरा जी इतनी मेहनत करके फेस्टिवल करते थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोगों को हमने खोया इस दौरान। बहुत दुख होता है उस बात का, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो थिएटर वालों को काम देते थे, अप्रिशिएशन देते थे। जो अच्छा कर रहा है, जो कम कर रहा है, बहुत सारे लोग उससे निकल के आते थे और थिएटर को बहुत फला फूला बनाते थे। तो ऐसे लोगों की कमी है, ऐसे लोग और होने चाहिए हमारे बीच। जितने लोग ऐसे आएंगे थिएटर और आगे बढ़ता जाएगा। ज़रूरी है ऐसे लोगों का। और ऐसा नहीं है कि अब हर जगह, हर स्टेट, हर, मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद में ऐसा नहीं काम नहीं होता, बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन वही है, प्रमोशन नहीं होता लोगों का, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। हर जगह ये होता है कि अच्छे से अच्छे का तो कोई मापदंड ही नहीं रह गया। मेरा तुम्हारा, तुम्हारा इसका, उसका तुम्हारा, ऐसे होता है। भाई कोई एक ऐसा फेस्टिवल हो ना जहाँ पे मतलब हम जाके अच्छे से देख पाएँ और कह पाएँ कि यार ये फेस्टिवल कमाल है यार, इसमें नाटकों का सिलेक्शन इतना कमाल होता है कि ये फेस्टिवल छूट गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। हर जगह कहीं गोल मोल है, घालमेल है। प्रवीण जी पूछ रहे हैं, गोविंद जी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में देश के सबसे ज़्यादा लोग गए हैं, पर वर्तमान समय में कोई भी एनएसडी स्नातक उत्तर प्रदेश में काम क्यों नहीं कर रहे हैं स्थायी रूप से? आप इससे कैसे दिखते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को क्या बोलूँ। मैं खुद नहीं गया। हाँ, मैंने एक आध बार कोशिश की कि मैं इलाहाबाद जाऊँ, काम करूँ। और जब मैं बीएनए पास आउट हुआ था उसके बाद मैं इलाहाबाद गया था, मैंने 1 साल काम किया और मुझे लगा कि मुझे वहाँ जीविका चलाना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं चला पाऊँगा अगर मैं थिएटर में रहा तो। मैंने 1 साल ईमानदारी से वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ रह के आगे बढ़ना और जीविका चलाना दोनों बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एनएसडी ज्वाइन करूँगा, एनएसडी जाऊँगा, एनएसडी में पढ़ाई करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने एनएसडी में एडमिशन लिया। एनएसडी में एडमिशन लेने के बाद दिल्ली आया तो दिल्ली देख के ये लगा कि यहाँ जितनी सारी चीज़ें दिखती हैं, जितना ज्ञान बढ़ता है, वो इलाहाबाद में उतना नहीं हो पाता है, कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ तक नहीं जाती हैं, यहीं पे रह के सीमित हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर बहुत अच्छे नाटक, बहुत अच्छी गतिविधियाँ नहीं हैं थिएटर की, वो बहुत अछूते हैं। तो वो क्या करें, उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये कोशिश हुई है, जैसे एनएसडी का भारंगम है, वो अलग अलग स्टेट्स में जाता है। अरे सॉरी, अलग अलग स्टेट में जाता है, लोगों को अलग अलग चीज़ें देखनी, वो बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा प्रयास है। वो प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। तो मैंने कोशिश की थी, फिर मुझे वहाँ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जीविका के साधन नहीं मिले, उस तरह का थिएटर नहीं है वहाँ पे कि मैं थिएटर में रह के थिएटर कर पाता और थिएटर को कंटिन्यू कर पाता। तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। दिल्ली आया, वो चीज़ें मिलती गई, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ और लगातार यहाँ काम करता रहा और काम मिलता गया, काम बढ़ता गया। और दिल्ली में इतना काम है जिसकी वजह से मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। तो दूसरों की बात मैं क्यों करूं, मैं अपनी बात खुद ना करूं कि मैं खुद इलाहाबाद नहीं गया। उसके पीछे शायद यही कारण है कि हर स्टेट में रंगमंडल का ना होना, अच्छे थिएटर का नहीं होना, थिएटर का उतना अच्छा प्रमोशन नहीं होना। वहाँ एनसीजीसीसी है इलाहाबाद में, और एनसीजीसीसी को जिस रूप में मैंने देखा था तब से अब तक उसका डाउनफॉल हुआ है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक समय वहाँ 300 लाइट थी, आज वहाँ आपको 8 लाइट भी मिल जाए तो आप धन्य धन्य हैं। एक प्ले किया था हमने वहाँ जगन्नाथ परिमल दत्ता जी के साथ, तब पानी वहाँ टपकता था, आज पानी वहाँ अच्छे से चूता है। तो चीज़ें आगे बढ़ी नहीं,
वहाँ जितने लोग आए उन लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे लिए बंगला बन सकता है, मेरे लिए रहने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है, मेरे खाने का इंतज़ाम अच्छा हो सकता है। एनसी जैसी इसी का क्या होगा, छोड़ो गोली मारो, है ना, उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तो जब तक सोचने वाले लोग नहीं आएंगे, विचार अच्छा नहीं बनेगा, तब तक समस्याएं रहेंगी। इसलिए और प्लस हमें भी लोगों मतलब क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। हम लोग भी तो ये करते हैं ना, छोटे छोटे अपने स्वार्थ में जाके उनका साथ दे देते हैं कि सब कुछ यहाँ सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं दिक्कत है, तो कुछ कुछ दोनों मिल जाते हैं और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए लोगों को जोड़ना और सही बात रखना बहुत ज़रूरी है। ये आज से 25 साल पहले भी टिकट की परंपरा थी। तो ये बात है। और जैसे कि जब मैं लंदन गया था, और ये लंदन और बाहर के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे टीचर्स बाहर जाते हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ चीज़ें इतनी डेवलप हैं। हम शॉक्ड होते हैं वहाँ जाके कि अरे यहाँ पे इस छोटी सी जगह में इतना सारा ऑडिटोरियम कैसे बन गया भाई। मतलब चाहे वो मैं कोरिया गया तो कोरिया में भी बड़ा शॉक्ड होता था कि मतलब अगर किसी इलाके में आप चले जाओ तो आपको बहुत सारे ऑडिटोरियम्स मिलते हैं, बहुत सारी थिएटर के जगह मिलते हैं जहाँ मतलब लोग देखने आते हैं। यंग लोगों के लिए अलग थिएटर है, मतलब और अलग अलग तरह के थिएटर्स बने हुए हैं। वो उस रोड का नाम है कि यहाँ इतने सारे थिएटर्स हैं। लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। फिर यहाँ पे वो चीज़ें लागू क्यों नहीं होती? यहाँ पे क्यों कहा जाता है ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहेगा और ऐसे चलता जाएगा? क्यों भाई, क्यों चलता रहेगा, क्यों चलता जाएगा? फिर आपका क्या दायित्व है? आप किस लिए बैठे उस जगह पे? आपका यहाँ बैठने का क्या मतलब हुआ? कुछ तो करो भाई। करोगे तब तो आपका नाम रह जाएगा ना। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ब्रेख्त का नाम लेते हो, स्टेनिस्लॉवस्की का नाम लेते हो, गोटोवस्की का नाम लेते हो, मेयरहोल्ड का नाम लेते हो, आप नाम लेते हो भरत मुनि साहब का नाम ही लेते हो। कभी उनके काम भी देख लो। उन जैसा बनना है तो उन जैसा काम भी तो करना पड़ेगा, उन जैसा सोच भी तो डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ विरोध से सब कुछ नहीं होता, काम भी करना है। सेमिनार करने से कुछ नहीं होता, बात करने से कुछ नहीं होता। बात करो लेकिन एक कदम, एक ईंट तो भी कहीं रख दो। बहुत लोगों ने कोशिश की है, ईंट रखी भी है। ये नहीं कि मतलब मैं सबकी ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं रखी, रखी है, काम बहुत अच्छे किए हैं। और वो सारे लोग अगर इकट्ठा हों तो मैं मानूंगा कि सोने पे सुहागा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान की बड़ी कमी होती है हर एंगल पे, चाहे वो संस्थाओं के बारे में हो, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, छोटे छोटे ग्रुप्स के बारे में हो। हर किसी के लिए प्लान होना चाहिए। हम जब नाटक करते हैं तब तो हम लोग प्लान बनाते नहीं हैं। हमारे नाटक में तो कोई प्लानिंग होती नहीं है। एक बेचारा डायरेक्टर होता है जो सारा कुछ कर देता है। तो हमारा सिस्टम शुरू से ही बिगड़ा पड़ा है। हमें प्लानिंग की आदत ही नहीं है किसी बात की। कि आज जो स्थिति आप करो, कोरोना काल में ये समस्या हो गई है, ये आज की नहीं है भाई, ये सदियों की है। हमने कल प्लानिंग नहीं की थी, इसलिए आज वो विकट रूप में दिखाई पड़ रही है हमें। उसने बड़ा रूप ले लिया। और शायद ये कोरोना काल नहीं आता तो आज भी वो नहीं दिखती। वो आज भी हमें वैसे ही नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ जाते। आज भी हम नज़रअंदाज बहुत अच्छे से करते। लेकिन आज जब हम घर पे बैठ गए तो हम सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब किस तरह से होगा। तो हमने एक बात शुरू की, एक दूसरे पे दोष देना। तो ये बहुत अच्छा समय है मेरे हिसाब से। हमें पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए। जितने लोगों ने जितने विचार रखे, वो चाहे कीर्ति मैम हो, चाहे बिलास जी हों, चाहे सुरेश जी हों, चाहे गौरी हो, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है। सबके अपने विचार हैं और सबके विचार में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। हमें सबके विचारों को इकट्ठा करके उस पर काम करना चाहिए। आपस में भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, संस्थाओं को भी देना चाहिए, और उन लोगों को भी कहना चाहिए भाई आप हमारे साथ थे, हमसे ही आए हो, थोड़ा लोगों के बारे में सोचना शुरू करो। आप तानाशाह मत बनो। आपका काम
लोगों की देख रेख करना है। अगर कोई ऊपर पहुंचता है, अगर कल मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे तानाशाह नहीं बनना है। लोगों से बात करने में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोगों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। संस्थाएं पहले से फेल थी ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। भाई मैंने कहानियाँ सुनी हैं सिर्फ कि रेपर्टरी कभी बहुत अच्छा काम करती थी, उसके एक्टर ऐसे हुआ करते थे, बहुत सारी रेपर्टरीज ऐसे हुआ करते थे, इस तरह हुआ करते थे। लेकिन तो अभी क्या हो गया? अब क्यों नहीं? अब कहाँ चीज़ें खो गई भाई? होते थे तो वो कंटिन्यू होना चाहिए ना, वो तो और आगे बढ़ना चाहिए ना। तो दिक्कत कहाँ पे हुई जिसकी वजह से वो डाउनफॉल शुरू हुए? वो डाउनफॉल की वजह क्या है? उस वजह को हम सबको मिलकर सर्च करना चाहिए। जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो लोग उसके मतलब बड़े ऑफिसर्स हैं, उन सबको उन संस्थाओं के बारे में सोचना है कि कहाँ दिक्कतें हो रही हैं। और शायद सोचते भी होंगे, क्योंकि मैं तो उसकी कड़ी नहीं हूँ ना, मैंने तो थिएटर किया है। और लेकिन वो सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से चीज़ें गिरी हैं, चीज़ें नीचे आई हैं। वो क्यों आई हैं? क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं? क्यों एक जगह चीज़ें रुक गई हैं? रुकने का कारण क्या है? वो तो सोचना पड़ेगा बैठ के। अगर कोई उसके लिए जो वहाँ बैठा है, अगर वो दोषी है तो उसे वहाँ से निकाला जाए, बिल्कुल वहाँ से हटना चाहिए उसको। आप हम सबको, जैसे लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं, वो गलत, हमें इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो विरोध होना चाहिए, हर बात का विरोध होना चाहिए। मैं तो खुद विरोध को प्रमोट करता हूँ, विरोध क्यों ना हो, हर बात में विरोध होना चाहिए। लेकिन विरोध हो तो फिर शुरू से होना, हर बात का विरोध होना, कुछ बातों का विरोध नहीं होना चाहिए। हर बात का विरोध हो कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसकी हर चीज़ों के लिए अच्छा सोचें भाई। कुछ चीज़ें तो अच्छी सोचते हैं, कुछ चीज़ें हम जहाँ पे हमारा घाटा है वहाँ पे हम नहीं सोचेंगे उसके लिए, वहाँ उसको छोड़ देंगे। उसके लिए हम क्यों सोचें वहाँ पे? हाँ, वहाँ हम बच जाएंगे, वहाँ से बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। जहाँ हमारा लॉस नहीं हो रहा है वहाँ तक हम सोचेंगे बस। भाई जब हम साथ कुछ करेंगे तो हमारा लॉस भी होगा साथ में, तो लॉस को भी सहना पड़ेगा ना, कि बिना लॉस के सब फ़ायदा आप उठा लोगे तो कुछ वो भी होगा। जैसे कि मुझे याद आ रही एक बात, जब मैं स्टूडेंट था तो खटाना जी हमारे एक्टिंग टीचर थे, उन्होंने मुझे 6 महीने एक्टिंग पढ़ाया। और ये खन्ना जी पढ़ाते थे। तो खटाना जी एक दिन बड़े मज़े से बोलते हैं कि यार गोविंद तुम बड़े गुडी गुडी बॉय हो। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम इतने गुडी बन के कैसे रह पाते हो? मैंने कहा गुडी बन के रह पाता हूँ मतलब कि यार तुम्हारे अंदर बुराई भी तो होगी कुछ, वो बुराई क्यों नहीं दिखाई पड़ती? हमेशा अच्छे बन के रहते हो। उस दिन मुझे समझ में आया, अच्छा, अगर एक्टर बनना है तो जो मेरे अंदर बुराइयाँ हैं वो भी तो नज़र आनी चाहिए, वो भी तो समझ आया कि मेरी बुराई क्या है, तब मैं अच्छे बुरे के बीच के अनुपात को समझ पाऊँगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात समझाई, नहीं तो उससे पहले मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी। ये बातें मुझे सच में समझ में नहीं आती थी। उस दिन से ये बात समझ में आने लगी। हाँ, तो ये बहुत अहम विषय है। और मुझे लगता है कि हमें उस दिशा में ज़्यादा सोचना चाहिए कि अगर हम ये सोचते हैं कि स्कूल में हमने बहुत सारे स्कूल में टीचरों को रखवा दिया, हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज शुरू करा दिए, बहुत अच्छी बात है आपने कोर्सेज शुरू कराए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्कूल्स में थिएटर शुरू हो गया, डांस शुरू हो गया, हैंडीक्राफ्ट शुरू हो गया, मतलब पेंटिंग शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ सीखेंगे वो जाएंगे कहाँ? ये क्वेश्चन है और हमेशा रहेगा। तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और वो सोचा जा सकता है क्योंकि उसका भी सलूशन है। तो अगर वो सोचेंगे तो जो हमेशा एक बात होती है ना आर्ट प्रिजर्वेशन की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक इंटरव्यू में मैं गया था NCJCC के डायरेक्टर के इंटरव्यू में, तो मुझसे ये पूछा गया था कि आप आर्ट प्रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हो? हमने कहा सर जैसे होता है अभी वो गलत हो रहा है कि वीडियो बना लो, रख लो और बाद में दिखा देना कि ये आर्ट प्रिजर्वेशन है, हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वीडियो दिखा देंगे और आर्ट प्रिजर्व हो गया। भाई आर्ट ऐसे प्रिजर्व नहीं होगा। आर्ट तब प्रिजर्व होगा जब
एक आर्टिस्ट का बेटा भी गाड़ी में घूम पाएगा जब उसे भी खाने को अच्छा खाना मिलेगा और उसको वो खाना अपने आर्ट से मिलेगा। उसको उस आर्ट के लिए, आर्ट करने के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि पुराने समय में होता था कि लोग क्या करते थे, आर्ट अलग होता था, ज़िंदगी अलग चलती थी। एक इंसान होता था, नौकरी कहीं करता था, शाम को आके आर्ट करता था। तो आर्ट उसको प्यार था इसलिए करता था। लेकिन आज समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, तो चीज़ें बदलनी चाहिए ना भाई। कि प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, अगर मेरे घर में कोई है तो वो तभी उसको प्रेफर करेगा जब उसको उससे जीविका मिले, उसको भी उससे हक मिले गाड़ी चलाने का, एक गाड़ी खरीदने का, तो ज़रूर जुड़ेगा आर्ट से और जीवन भर जुड़ा रहेगा आर्ट से। थोड़ा सा तो उसे मिले, वो नहीं मिलता। सीख तो लिया उसने, लेकिन जो सीखा है उसको कहाँ जाके यूज़ करे, वो जगह भी तो बनानी है। तो जगह बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है। दूसरी बात, हर बात पे कह देना कि सरकार की गलती, सरकार की गलती है। सरकार की गलती है भाई, लेकिन सरकार को समझाने वाले जो लोग हैं उनकी भी गलती है। वो उनको समझाए ना कि ये समस्याएं हैं। वो लोग क्यों नहीं समझाते? ये समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये क्या है? सर लाइट क्या है? इलीट रियाज लोग हर समय पर थिएटर करते हैं, हर समय करते हैं। अच्छा, लाइट क्लास लोग हर समय पर थिएटर करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनको होती है जो रियाज नहीं करते हैं। और एलाइट लोग ही अक्सर बड़े पोजीशन पर हैं। वो कैसे लोगों के दर्द को समझेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जो एलाइट क्लास के लोग हैं वो दर्द को नहीं समझते। वो समझते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते। हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एलाइट क्लास है तो ये अच्छा नहीं है और ये एलाइट क्लास नहीं है तो अच्छा है। दोनों तरह की बातें हैं। अब वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि किस हालात और परिस्थिति में वो बड़ा हुआ है, उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या समझा है और कैसे ज़िंदगी जी है। वही बात मैं कह रहा था कि मतलब आप हमेशा एक मंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो आर्ट और कल्चर को समझे। भाई उसका आर्ट कल्चर से कोई वास्ता नहीं है। तो इसीलिए तो एक सीरीज़ बनी हुई है ना कि मंत्री होगा, सचिव होगा, उप सचिव होगा, उसके नीचे कोई और होगा, फिर एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर होता है, फिर उसमें सचिव होता है, उसमें चेयरमैन होता है, फिर उसके नीचे और भी लोग काम करने वाले। ये चैन बनी क्यों है? इसी बात को कम्युनिकेट करने के लिए बनी है ये चैन, कि जो नीचे है, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो जाके उनको कम्युनिकेट करे कि आज की समस्या क्या है, आज की प्रॉब्लम क्या है, जाके समझाए ना। ये बात जब मैं डीपी सिन्हा जी का इंटरव्यू ले रहा था, वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि जो आईएएस ऑफिसर होता है उसको आर्ट और कल्चर की उतनी समझ नहीं होती। वो खुद कह रहे थे कि मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग मुझे कहने आते थे कि मतलब ऐसे कर दो, वैसे कर दो, मैं नहीं समझ पाता था, एक बार में नहीं समझ आता था। या उन्होंने किसी का एग्जांपल दिया था, वो कहते थे मैं तो आर्ट और कल्चर से जुड़ा हूँ तो मुझे तो समझ में आ जाता है, लेकिन बहुतों को नहीं समझ में आता कि उनका वो डिपार्टमेंट नहीं है। तो आपको बार बार जाकर उनको बोलना है, कई बार बोलना है, 10 बार बोलना है, उनसे मिलना है, बातें करनी। और सिर्फ अपनी बात नहीं करनी। जब आप एक मास की बात करते हो तो शायद सामने वाला उसको सुनने को तैयार होता है, लेकिन जब जाके आप अपनी बातें करने लग जाते हो तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो हमें मास की बात करनी बहुत ज़रूरी है, लोगों की बात करनी बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी भी इंसान को बार बार एक बात बोलें और समझाएं तो वो समझने को तैयार होता है, वो जानने को तैयार होता है, वो सुनना चाहता है। तो ये कहना कि एलाइट क्लास ऐसा है और वो क्लास ऐसा है, उससे मैं सहमत नहीं होता। मुझे लगता है कि जो क्लास है वो निर्भर करता है। कुछ एलाइट क्लास के लोग भी हैं जिनको वो दर्द होता है, वो प्रॉब्लम होती है, वो टेंशन होती है, और कुछ हैं जो नहीं होती, जिनको होती है। वो कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की मदद की है, बियॉन्ड जाके मदद की है उन्होंने कोरोना काल में। हाँ, संजय रॉय जी हैं, उन्होंने मदद की लोगों की, इसमें दो राय नहीं है। और हाँ, संजय रॉय जी से याद है, एक ग्रुप है लाइट का ग्रुप है, क्रिएटिव ग्रुप करके है, वो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि एक यूनियन बन पाए,
हमारे यहाँ यूनियन क्यों नहीं बन पाती? मतलब लाइट का यूनियन, विदेश में यूनियन है, आर्टिस्ट यूनियन होता है, हमारे यहाँ आर्टिस्ट यूनियन क्यों नहीं है? हाँ, मतलब जो आज आर्टिस्ट परेशान है, अगर शायद उनकी यूनियन होती है, और यूनियन होती भी है तो वो कैसे चलती है, वो हमने बहुत सारे ग्रुप बना के देखे हैं, उसमें भी लोग बढ़ जाते हैं, अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करने लग जाते हैं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते। जब उनकी ज़रूरत होती है तब उनको समझ में आता है कि अब इसका चलो यूज़ कर लिया जाए, और जब अपनी ज़रूरत निकल जाती है तो शांत बैठ जाते हैं, सदियों तक उसमें कोई काम नहीं होता, सदियों तक। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिसका कभी मैं भी मेंबर था, मैंने उसकी मेंबरशिप छोड़ दी, इसीलिए छोड़ दी कि वहाँ कोई सार्थक काम नहीं हो रहा था। हमने कहा मुझे इसका मेंबर नहीं बनना है भाई, क्योंकि आप तो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो। मैं कह के तंग आ गया था उसमें कि भाई मीटिंग करो, कुछ करो, कोई काम करना चाहिए। नहीं जी, किसी ने नाम तक नहीं लिया। जब भी मीटिंग की बात करता था, काम की बात करता था, वो कहते तुम कर लो ना। अरे मैं कैसे कर लूँ भाई, सचिव आप हो, हाँ, सेक्रेटरी आप हो, मैं कैसे कर लूँ? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आप शुरू कीजिए, लेकिन आपको करना ही नहीं है, इसलिए तुम कर लो। कभी भी कोई बात करो तो सीधा होता है तुम कर लो। तो फिर इस वजह से मैंने उसको छोड़ ही दिया। हमने कहा भैया ठीक है, मैं कर लूँगा, मेरी बारी आएगी तो मैं जाके अकेले बैठ जाऊँगा हड़ताल पे। गांधी जी बैठे थे ना, मैं भी बैठ जाऊँगा, अगर मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो। देखते हैं कब ख़राब होता है, अगर होगा कभी तो वो भी होगा। जब तक बर्दाश्त होता है तब तक ठीक है, जब नहीं बर्दाश्त होगा तो जो होना होगा होगा। सही बोल रहे हैं रवि भाई, बड़े बड़े बैल होते हैं, उनको समझाएं तो वो समझने को तैयार नहीं होते। हाँ, मतलब ऐसे भी होते हैं, लेकिन देखिए हम थिएटर वाले हैं, जब हम बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों को समझा सकते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं होते, आप समझाते हैं ना बाल भवन में, और बहुत अच्छे से समझा देते हैं, उन बच्चों को भी आप बच्चा बना देते हैं, मतलब बच्चा क्या मतलब अद्भुत बना देते हैं, जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता है ना। कोई बच्चा आपका मतलब डांस प्लस में जा रहा है, तो कोई बच्चा आपका वो ड्रामेबाज में जा रहा है, तो वो आप ही ने किया है भाई। उनको भी, जिनको कुछ नहीं आता था, उनको भी तैयार आप ही ने किया है। तो आप कोशिश करोगे तो वो भी समझेंगे। बैल हैं, सही बात है, आई एग्री, लेकिन कोशिश की जाए, सब मिल के कोशिश करें, सब मिल के जाएँ तो शायद कुछ हो सकता है। मैं शायद ही कह सकता हूँ, कभी कभी हम हार भी जाते हैं, किसी को नहीं समझा पाते, ये भी होता है। हर चीज़ के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम कोई दावा नहीं कर सकते कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन हम कोशिश ही कर सकते हैं। और आज भी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये भी एक कोशिश ही है कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ घट जाए, और कुछ लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं उनसे राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई दावा नहीं कर सकता। कौन सुनेगा इस बात को? कोई सुनने वाला है क्या? बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो हम में से लोग हैं, लेकिन जिनको एक्चुअली ये बात सुननी चाहिए वो क्या सुनते हैं इसको? जिनको सही करना है क्या वो सुनते हैं? उनके कान तक जूं रेंगता है? बिल्कुल नहीं रेंगता भाई। अब बोलते रहिए, कोई नहीं सुनने वाला। तो कोशिश ही कर सकते हैं कि शायद हमारी बात कभी पहुंच जाए, शायद इसीलिए आज मैं भी बोल रहा हूं। हमेशा बोलने से दूर रहा, लेकिन आज बोल रहा हूं कि शायद ये बात कहीं पहुंच जाए, कुछ हो जाए। और जो लोग सुन रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग चोरी सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मतलब वो हाथ भी नहीं लगाते कि वो दिख ना जाए कि यहाँ पे सुन रहे हैं। हाँ, तो शायद वो सुन रहे हो और उनके कान में कुछ चला जाए, और जितने विचार यहाँ पे आए हैं उस विचार पे कुछ अमन हो जाए। ज़रूरी नहीं कि उसमें उन सारे लोगों का नाम लिया जाए जिन्होंने यहाँ विचार दिए। भाई आप अपने नाम से ही कर दो यार, लेकिन कुछ अच्छा कर दो, कुछ बढ़िया कर दो। लोग परेशान हैं। हाँ, इतने समय से अनुदान नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई? कौन है इसका दोषी? जो वहाँ बैठे हैं लोग ना, उनको जाके 10 बार उन्होंने गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोला कि इस समय लोगों को मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए? क्यों चुप होके बैठे हुए हैं? अपने लिए तो कुछ लोग बड़े मज़े से कोशिश कर लेते हैं, उनकी कहीं दिक्कत नहीं आती। जब लोगों की बारी आती है तो उनको सब दिक्कत आ जाती है। क्यों भाई? तो ये हर जगह की बात है। कुछ जगह कुछ लोग दोषी हैं तो कुछ जगह कुछ लोग दोषी हैं। उसमें हमारा भी योगदान होता है, हम भी सपोर्ट करते हैं। हम कैसे सपोर्ट करते हैं उसका भी बड़ा अच्छा राज है, बड़ा मज़ेदार बात है। जब अपने ऊपर आती है तो बड़ा रोना आता है ना। किसी को मैंने एक दिन बोला भी, एक इंटरव्यू था, उसमें एक दिन मैं था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब ले रहे थे तो वो मेरे साथ खेल रहे थे। खेल ऐसे खेल रहे थे कि मतलब सब कुछ प्लान था,
और वहाँ एक्टिंग हो रही थी कि ये ऐसे करना है वैसे करना है। चलो भाई ये मेरे साथ हो गया। दूसरी घटना बड़ी मज़ेदार थी कि अब बारी आई उस आदमी की जो इंटरव्यू ले रहा था, उसका इंटरव्यू था, तो उसके साथ भी खेल हो गया, उसके साथ भी सब कुछ सेट था। तो वो बाहर मुझे चाय की दुकान पे मिले, तो मैंने उनसे बड़े मज़े से बोला, हमने कहा दादा क्या, हमने कहा दादा आज वही हो गया जो मेरे साथ हुआ था, आज बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ, आपकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है बताओ। कल आप उस जगह जब बैठे थे तो आपको मैं दिखाई नहीं पड़ रहा था ना, हाँ, और आज आपके साथ हो रहा है तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि आज आपके साथ वही खेल हुआ जो आपने मेरे साथ खेला था। तो खेल का हिसाब किताब तो भाई यहीं पे होता है, सारा हिसाब किताब यहाँ पे बड़े प्यार से हो जाता है। तो आप मेरे साथ खेलोगे, कल आपके साथ भी होगा, वेट करो, वो होना है। आज आपने मेरे साथ खेला है, कल वो आपके साथ होगा, ये याद रखना, पक्का होगा, बड़ा मज़ा आएगा उस खेल में। खेलो, खेलते रहो खेल, और कोई किसी की किस्मत नहीं रोक सकता भाई, ये बात तो सत्य है। जिसकी किस्मत में जहाँ पहुँचना रुका लिखा है ना, वो वहाँ पहुँच के रहेगा, वो तो ऊपर वाले ने निर्धारित कर दिया है। इसके लिए किसी को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और डरना चाहिए भी नहीं। डरने से क्या होगा? अगर आपकी किस्मत में कोई अच्छी चीज़ है तो घूम फिर के टहल घूम के आएगी आपके पास, और नहीं है तो वो चली जाएगी। ये विद्योत्मा का बड़ा अच्छा डायलॉग था, मोहन जी ने डायरेक्ट किया था विद्योत्मा नाटक। उसमें होता है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो चली जाएगी, आराम से जाएगी, और जो चीज़ तुम्हारे पास है वो घूम टहल के तुम तक पहुँचेगी। मतलब सच में, मतलब जो बड़े डायरेक्टर्स हैं ना, उनकी सोच कमाल की होती है, बड़ी मज़ेदार होती है। प्रवीण जी कह रहे हैं आगे खेलोगा, खेल तो हमेशा होता रहता है, खेल तो सेकंडों में होता है, खेल तो क्षण में होता है। हमें लगता है कि हमें लगता है ना कि कल तूफान नहीं आएगा। अरे भैया हम कौन होते हैं दावा करने वाले कल तूफान नहीं आएगा? हो सकता है कल से पहले तूफान आ जाए, कल की तो छोड़ ही दो, कल से पहले तूफान आ सकता है। तो जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं महान मैं महान मैं महान, वो वक्त बताएगा कौन महान है ना। तो वक्त बड़ी कमाल की चीज़ है, वक्त को देखो, महसूस करो, वक्त बड़ा खेल खिलाता है, बहुत मज़े देता है वक्त मतलब वक्त के साथ रहो तो मज़ा आता है। तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए, खेल हर कोई खेल रहा है, हर किसी को एक बात और जो मुझे हमेशा लगती है, हर किसी को क्यों लगता है कि वो कितने साल जीवित रहेगा? 1000 साल? कैसी उम्र कोई होती है 1000 साल की? नहीं होती ना भाई। 100 साल आज की मृत्यु रेट क्या है? कितने साल में आप मर जाओगे भाई? 90 साल जियोगे, 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, मरोगे भाई, ये बात भी तो मानो। तो कुछ तो अच्छा करो। आप क्यों मान के बैठे हो कि जो आपने बनाया है वो आप ही भोग करोगे? नहीं भाई, हो सकता है कोई तीसरा भोग करे, तो जो है उसको लोगों में भी तो बांटो। पहले कहा जाता था ना कि इतना साल इस चीज़ के लिए, इतना साल पढ़ाई के लिए, इतना साल सामाजिक जीवन के लिए, इतना साल अपने इकट्ठा करने के लिए कि आप बुढ़ापे में क्या करोगे। फिर उसके बाद आखिरी जो साल होता था उसमें कहा जाता था ये लोगों की भलाई के लिए साल हैं। वो भलाई वाला साल तो खत्म हो गया भैया, भलाई वाला साल खत्म है इस दुनिया से। अभी सिर्फ अपना वाला साल है, वहीं तक सीमित हो गई दुनिया कि मेरे बारे में मैं कितना कर सकता हूँ, कितना इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ तक तो लोग हैं, मतलब 3 बातें जो हैं कि मतलब बचपन है, जवानी है, सामाजिक है, उसके बाद मैं, यहाँ तक तो सीमित है। लेकिन लोगों की भलाई करने वाला जो चौथा था ना, वो ख़त्म हो चुका है दुनिया से। लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में बातें नहीं करनी है। तो ये है। रही स्टूडेंट की बात, मुझे लगता है जो प्रशिक्षण है, जितना गलत क्या कहें, मतलब दोनों तब बराबर अनुपात होता है, स्टूडेंट का भी और अरे बाप रे कितना बोलता हूँ मैं, मुझे तो लग रहा था मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, इतना कुछ बोल गया। 8 बज गए, अभी बोलता रहूँगा तो मैं बोलता जाऊँगा। मुझे तो लग रहा था मुझे बोलना ही नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आने से पहले बहुत डरा हुआ था, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं बात भी कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने कभी बातें नहीं की।
हाँ, लेकिन महसूस ज़रूर किया है, बहुत बार महसूस किया है, और थिएटर मन से किया है, दिल से किया है, दिल से जिया है। और शायद वही दिल है जिसकी वजह से मैं आज खड़ा हूँ। आज थिएटर से ही ज़िंदगी चला रहा हूँ। लोग कहते हैं ना थिएटर में क्या है, थिएटर में बहुत कुछ है भाई। थिएटर ईमानदारी से करके तो देखो, आपको मिलेगा। आपको कितना भी काट ले लो, काटने वाले बहुत लगे होते हैं। काटो भाई, आओ, मैं निमंत्रण देता हूँ। आपके काटने से नहीं होगा। ईमानदारी जिसकी है उसकी है, वो करता है, करता रहेगा, आगे बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। वो ऊपर वाला डिसाइड करता है, आप ऊपर वाले नहीं हो। आप डिसाइड नहीं करोगे किसी की ज़िंदगी। किसी की ज़िंदगी में आप हस्तक्षेप ना करें, छोड़ दें। कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करो भाई, छोड़ दो ना, उसको जीने दो, वो अपने लिए अपनी ज़िंदगी बना लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात मुझे लगती है। और क्या बोलूँ मैं, इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मतलब बोलते जाएंगे तो बोलते जाएंगे। कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो देख लूँ। ज़रूर मुझे प्रश्न दिखेंगे, मैं ज़रूर चाहूँगा उनसे बात करना। और क्या बोलूँ, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब कल तक मुझे लगता था कि शायद लोग प्रश्न को अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी मैं भी जब देख रहा हूँ तो मुझे प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। और ये सही बात है, अवॉइड नहीं करते। जब आप देख रहे होते हो तो आपको दिखता नहीं है कि चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो अगर मुझसे चीज़ें छूट रही हैं तो मैं प्रवीण जी के उसमें जाऊंगा अकाउंट में, और मेरे लिए कोई प्रश्न है तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मैं चाहूँगा इसका जवाब दूं जितना मुझसे बन पड़ता है, जो मेरी नॉलेज है, जो जितना मैंने थिएटर किया है, जितना मैंने थिएटर को जाना है। और एक बात और मुझे इससे याद आई, ये बड़ी अच्छी सी परंपरा हमारे यहाँ रही है कि यंग लोगों के पास शायद कोई विचार नहीं होता। यंग लोग किसी काम के नहीं होते, यंग लोग तो बेकार होते हैं भाई। हिटलर तो 35 साल में हिटलर बन गया था, वो भी तो यंग था। क्यों भूल जाते हो कि कितना बड़ा विध्वंस किया उसने? भूल गए आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिथोवन कितने साल का था जब वो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया था? भूल जाते हैं आप भाई। तो ऐसे मत आके कोई कि यंग लोग किसी काम के नहीं हैं। हो सकता है क्या सचिन तेंदुलकर 16 साल में मास्टर ब्लास्टर बन गया था? कैसे भूल सकते हो आप? तो बहुत यंग भी हैं जिनके पास बहुत टैलेंटेड है। हो सकता है मैं वो नहीं हूँ भाई, लेकिन कुछ हैं जो हैं, उनको एक्सेप्ट करो, उनको वो इम्पोर्टेंस दो जिनकी जो बनती है। ये कहना कि हमेशा एक बुजुर्ग ही सब कुछ सोच सकता है कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद है, ये गलत बात है। ये गलत बात है। ठीक है, वो सोच सकता है क्योंकि उसने ज़िंदगी को जिया है, लेकिन ज़रूरी कि जिसने ज़िंदगी को जिया उसने सही जियो। वो गलत भी जी सकता है, वो गलत दिशा से भी तो बूढ़ा हो सकता है। इस बात को क्यों नहीं बात की जाती? जितने यंग लोग हैं भाई, उसमें भी सही हो सकते हैं, उसमें भी गलत हो सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। उसे चांस ही नहीं दोगे तो विद्वान बनेगा कैसे? आपने तो उसको पहले से खारिज कर दिया कि भैया नहीं, विद्वान लायक नहीं है। क्या जो आज विद्वान बने वो कभी यंग नहीं थे? वो बूढ़े होके पैदा हुए थे क्या? तो ये भी एक धारणा बड़ी अजीब सी है कि जितने यंग लोग हैं वो अच्छे नहीं होंगे, पहले से डिसाइडेड है। ये बात मैं इसलिए भी मुझे याद आ गई कि जब मैं इंटरव्यू में पहुंचा था तो मुझसे बड़े अच्छे से गवर्नर साहब ने पूछा था। गवर्नर साहब ने मुझसे कहा था, यू आर क्वाइट यंग, यू आर नॉट एमिनेंट। क्या मतलब होता है भाई? आई एम यंग, आई एम नॉट एमिनेंट? एमिनेंट पैदा नहीं होता, एमिनेंट बनता है। एमिनेंट आप काम दोगे, एमिनेंट बनेगा। और यंग ब्लड है तो अच्छा काम करेगा क्योंकि उसको डर नहीं होगा। जितने बुजुर्ग होते हैं उनको बड़ा डर होता है कि सत्ता को बचा के रखना है, अपनी ज़िंदगी को बचा के रखना, आखिरी समय बचा के रखना है। यंग होगा, यहाँ से छूटूंगा, दूसरी जगह काम कर लूँगा, क्या हो जाएगा मेरा, क्या बिगड़ जाएगा मेरा? कम से कम वो ऐसे बात तो कर सकता है। तो ये कहना कि यंग ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं, ये कोई मापदंड नहीं होना चाहिए। हर किसी को चांस दो, क्यों ना दो? हो सकता है वो बहुत अच्छा काम कर जाए। वो सोच जो है ना अजीब सी कि ये जो है यही सोच सकते हैं और ये नहीं सोच सकता। भाई चलो शास्त्रार्थ कर लेते हैं भाई, एक दिन बैठ जाते हैं शास्त्रार्थ करने एक सेमिनार में, और फिर वहाँ बात कर लेते हैं कौन महान कौन नहीं महान, है ना? जितने बड़े लोग हुए हैं
वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं हुए, कुछ यंग लोग भी और बहुत सारे यंग लोग भी बहुत महान हुए, उनकी बहुत वैल्यू है। तो ये बात भी लोगों को गौर करनी चाहिए कि एक पक्षीय हो कि चीज़ों को ना सोचा जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें हर किसी की इम्पोर्टेंस को समझनी है। अगर कोई यंग भी अच्छा सोचता है, अच्छा दिमाग रखता है, अच्छी बातें करता है, अच्छी उसमें लीडिंग क्वालिटी है, तो क्यों नहीं वो लीडर बनेगा, क्यों नहीं वो आगे जाएगा भाई। इसलिए नहीं जाएगा कि उसकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हुई है, इस वजह से उसे रोक दिया जाएगा, तू वेट कर भाई, वो दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी वाला पीछे वेट कर रहा है। अगर सफ़ेद दाढ़ी वाले में दम नहीं तो हटाओ ना सफ़ेद दाढ़ी वाले को। अगर यंग में वो दम है तो उस यंग को ले आओ। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं कि यंग अच्छा नहीं इसलिए भी ले आओ, नहीं, जो सही है उसको ले आओ। इसी तरह जब नाटकों के सिलेक्शन की बात होती है, भाई अच्छे नाटक सेलेक्ट करो, मुझे भी प्राउड हो ना कि मैंने देख के कुछ सीखा है, मैंने कुछ अच्छा जाना है। अच्छा होगा तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं उससे सीखूंगा और खुशी खुशी घर जाऊंगा। तो अच्छे रखो ना, वो हमारे लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए, सबके लिए उद्धार का काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा। हमें वैसे लोग चाहिए जो संस्कृति, समाज, सोसाइटी के उत्थान में आगे आएं, अच्छे काम करें, ना कि बुजुर्ग हैं और उनको ज़बरदस्ती वहाँ पे पहुँचाना है क्योंकि बुजुर्ग है। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुतों की सोच हो सकती है, अच्छी बात है, मेरी नहीं है। प्रवीण जी कुछ? बिल्कुल, मतलब जो सही है। गुंजन भाई, गुंजन भाई नमस्कार। ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, मज़ेदार है ना, कि हाँ पीने की जो उम्र है वो हाँ वो तो उन्होंने गलती कर रखी है। यंग का मतलब ये भी नहीं होता कि बच्चे बैठा दो, है ना। तो भाई अगर आपका इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट का सिलेक्शन की एज वही है और आपके टीचर की भी सिलेक्शन की एज वही है, तो वो तो आप खुद ही समझदार हो कि क्या होना चाहिए, उसका मैं क्या जवाब दूँ। ये तो पूछने के लिए बात हो गई कि पूछना इसलिए पूछ लिया, तो आप पूछना चाहते हो, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन हम सब समझदार हैं कि वहाँ सही गलत क्या है ना। तो सही गलत जो है वो वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, वहाँ की चयन कमेटी को सोचना चाहिए उस पर। भाई मैं भी कहता हूँ कि वो गलत है। अगर दोनों सेम एज के होंगे तो कौन किसको पढ़ाएगा और कौन किससे पढ़ेगा, ये जिन्होंने निकाला उनको खुद सोचना है कि कौन किससे पढ़ाने वाला है, कौन किसको पढ़ने वाला है। क्या है क्यूआर रंगमंच रांची, क्या बोला इन्होंने? बड़ा दिक्कत होता है भाई इसमें। बहुत सारी बातें हैं। शैलेश भैया कुछ पूछ रहे हैं। देखिए, मैं किसी बड़े बुज़ुर्ग के बारे में ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जो टैलेंटेड हैं वो टैलेंटेड हैं, उनको वो सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे किसी बुज़ुर्ग से कोई बैर गिला शिकवा नहीं है। जितने मेरे टीचर हैं वो सारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन उन बुज़ुर्ग को भी अपने यंग से गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट काबिल है और वो आगे बढ़ रहा है, आगे जा सकता है, तो एक टीचर को, एक बुज़ुर्ग को भी अपने स्टूडेंट को, अपने आने वाले यंग जनरेशन को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने बुज़ुर्ग को देते हैं, जितना हम अपने टीचर को देते हैं। तो जो सम्मान का अनुपात है दोनों जगह से बराबर होना चाहिए, और जो अच्छा है उसकी रिस्पेक्ट करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं बुज़ुर्ग हूँ इसलिए सिर्फ मैं ही रहूँगा और तुम छोटे हो तो तुम छोटे ही रहोगे। ये बात तो कहीं बैठती नहीं दिमाग में मेरे कि ये ऐसा है तो इसको ऐसे रहना है। तो भैया अगर कोई अच्छा है तो उसको रिस्पेक्ट दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हम उनकी बेइज्जती करेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा वो जो विद्वान हैं वो विद्वान हैं, लेकिन जो विद्वान नहीं है वो नहीं है, और जो यंग अच्छा है वो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है वो नहीं है। सब यंग अच्छे हों ज़रूरी नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। तो हमें चीज़ों को बहुत क्लियर करना है, बहुत
छानना है, जितना हम छानेंगे ना। एक प्ले था जो नाट्य शास्त्र में बात होती, समुद्र मंथन, है ना, जब मथा गया तो चीज़ें अलग अलग हो गई, कि मतलब विष अलग हो गए और अमृत अलग हो गया। तो हमें भी ये भी मथना पड़ेगा कि कहाँ कितना विष है, कितना अमृत है, और मथेंगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी। मलकानी सर का प्रश्न क्या है? अरे मुझे गायब हो गया भाई मलकानी सर का प्रश्न, ये कहाँ गया सर? मुझसे मिस हो गया सर। हाँ गोविंद भाई, एनएसडी के प्रोजेक्ट संकट जैसे बच्चों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का विरोध पर कुछ बोलिए। मलकानी सर, सर आपने उसके बारे में इतना अच्छा बोला है, अब मैं उसमें क्या बोलूँ? आपकी सही बातों को नकारूं या काटूं या क्या करूं? जब आपने इतनी अच्छी बातें बोल दी, बता दी कि सर कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती, आपने खुद बताया आपने उसमें। तो जो चीज़ें नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती, उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है। उसका सोल्यूशन भी आपने दिया था। यहाँ तक अभिलाष सर ने भी जो बोला था कि हम ऐसे ऐसे करना चाहिए, हमें कुछ खंडों में बांट के उनके साथ काम हो सकता है। तो जो अभिलाष सर भी एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात, उन्होंने खुद कहा था अपने लेक्चर में, उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी। तो जो ऑनलाइन हो सकता है वो स्टूडेंट को करना चाहिए, जो ऑनलाइन नहीं हो सकता वो टीचर को वो बात माननी चाहिए और उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे आपने कहा कि भाई अगर कोई रांची का स्टूडेंट है, वहाँ किसी के यहाँ सुविधाएं हैं तो उसके यहाँ भेजो, वहाँ जाके प्रैक्टिकल करे। ठीक है, भेजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल करें, वहाँ भी टीचर हैं। ऐसा नहीं कि रांची में टीचर नहीं, पहले मलकानी सर टीचर है, उनके यहाँ भेजा जाए, क्यों नहीं भेजा जाए? जहाँ जहाँ जो लोग हैं उनके वहाँ भेजा जाए। तो दोनों को थोड़ा लचीला होना चाहिए, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। दोनों की बातें सुनेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि भाई सच में प्रैक्टिकल विषय है और प्रैक्टिकल विषय को आप ऐसे मतलब ऑनलाइन करके नहीं समझा सकते। और मुझे मानना है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन नाटक करके भी देखा है। मैंने एक नाटक किया था पिछले लॉकडाउन में, उसके 10 शोज़ ऑनलाइन किए थे लगातार, हर के आईडी पे जाके। मुझे नहीं लगता कि इतना सार्थक हो पाया था। वो इसलिए मैंने किया था क्योंकि मुझे खुद को जीना था। मेरे जो एक्टर घर में बैठते थे उनको कुछ समय ज़िंदगी मिल जाती थी, उनको लगता था वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम इस तरह से एक ज़िंदगी को जीते थे। एक ज़िंदगी, ये लगता था कि हम लॉकडाउन में नहीं हैं, हम ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन एक्चुअल वो थिएटर नहीं हो पाता था, कि बहुत सारी चीज़ें मिस होती थी। हमारे सामने ऑडियंस नहीं होती, हमारे सामने लोग नहीं होते, तो वो बात बनती नहीं है, वो फीलिंग, वो इमोशंस, वो चीज़ें जनरेट नहीं होते। ये मैंने खुद फील किया है, वो मैंने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो सही था, लेकिन वो समय की डिमांड थी। समय की डिमांड थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए जो ज़िंदगी में एक रंग भर पाए। नहीं तो घर में बैठे बैठे सब लोग बोर हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो उस परेशानी को कैसे दूर कर पाएँ, उस परेशानी से कैसे निकल पाएँ। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे आर्ट से प्यार है तो मैं आर्ट करता हूँ, तो मैं उससे खुश होता हूँ। तो वो उस तरह से काम था कि मैं उससे खुश होता हूँ। लेकिन वो उतना अच्छा थिएटर बन पाएगा, उससे मैं भी सहमत नहीं हूँ, कि उस तरह का थिएटर तो नहीं है जैसे एक्चुअली होना चाहिए। तो मुझे लगता है सर, जो आपने जो बातें बोली, जो अभिलाष जी ने बातें बोली, अगर दोनों को मिक्स करके एक रास्ता निकालें कि भाई कुछ क्लासेस हो सकते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल होने चाहिए, मतलब ऑनलाइन हो सकते हैं, होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, तो उसका ऑप्शन निकाला जाए। तो थोड़ी उनकी मानी जाए, थोड़ी इनकी मानी जाए, तो इस स्थिति में भी थिएटर को अच्छे से किया जा सकता है। इतनी समस्या का विषय नहीं, जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है उसको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने की मतलब सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो वो हो जाएगा सॉल्व, मुझे लगता है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो लोगों ने बहुत अच्छी समझाई हैं। वही मैं कह रहा था, लोगों को जुड़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब लोग सुन तो लेते हैं, कोई सुन ली लेकिन समझा कितना, अमल कितना किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमल करने पे आएंगे, लोगों की बात मानने पे आएंगे, तो बहुत सारी बातों का सलूशन मिला है। इस जो प्रवीण जी ने ये गोष्ठी की है, बहुत सारी बातों का सलूशन है। बस उसको अमल किया जाए, उसको माना जाए। कुछ चीज़ें अच्छी है तो मान लो, कुछ चीज़ें लगती हैं गड़बड़ तो उसको छान देते हैं ना, और कुछ चीज़ों को मान लेते हैं तो कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो बढ़िया होगा, तो कुछ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी करने वाले लोग कम है ना,
दिक्कत वहाँ होती है। यहाँ सब मैं करने वाले लोग हैं कि मैं से निकलेंगे तो शायद थिएटर का बहुत उद्धार होगा। थिएटर का नहीं, थिएटर में जो लोग हैं जिनको थिएटर से बहुत प्यार है, जो थिएटर में जीते हैं, जो थिएटर में अपनी ज़िंदगी देते हैं, जो थिएटर के लिए मरते हैं, और जो बहुत लोग थिएटर के लिए मर गए, शायद वो कभी मरते नहीं। अगर उनके बारे में ऐसे सोचा जाता तो दुख होता है, परेशानी होती है, टेंशन होती है। मैं घर में बैठा होता हूँ लेकिन मैं फेसबुक नहीं देखता, मैं न्यूज़ नहीं सुनता, क्योंकि हर दिन खबर आती थी कि आज इसके साथ ये हो गया, आज उसके साथ ये हो गया। रोंगटे खड़े होते थे। तो मैं कहता था मुझे बताओ मत, मुझे बताओ मत, मुझे बताओ ही मत कि यहाँ क्या हुआ है, क्या टेंशन हो रही है। इतना माहौल ख़राब था सच में। मैं भागता रहता था कि मुझे जानना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, कि समझूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। फिर वो दौर आने वाला है या आएगा, भगवान करे कभी ना आए, ऐसी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में बहुत अच्छा लगा, और प्रवीण जी ने बहुत अच्छी पहल की है। और जिन जिन लोगों ने सुना है और जो लोग चोरी छुपे भी सुनते हैं और इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि जो हमारे रंगकर्मी हैं, और रंगकर्मी क्या, आर्ट से जुड़े जितने लोग हैं, उनके लिए जो अच्छा कर सकते हैं प्लीज़ करें। कि आर्ट के बारे में जो एक धारणा है कि उसमें कम संख्या के लोग हैं, वो बिल्कुल गलत धारणा है। मुझे लगता है जिसने ये बोला, ये स्टेटमेंट दिया, अपने घर की हर एक चीज़ को उठा के देख ले, एक आर्टिस्ट की बनाई हुई है। फिर उसको पता चल जाएगा कि आर्टिस्ट उसके घर में कितनी जगहों पे जुड़ा हुआ है। वो कुर्सी पे बैठेगा तो एक आर्टिस्ट की होगी, वो पर्दा भी यूज़ करता है ना तो उससे भी एक आर्टिस्ट ने बनाया है ना। तो उसको सोचना पड़ेगा, उस आदमी को सोचना चाहिए कि आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि यहीं पे मुझे अपनी बात को विराम देना चाहिए। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, किसी के दिल में कोई बात लग गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी एक कोशिश थी, जो मेरे दिल को लगा, जो मेरे दिल को समझ में आया, वो मैंने बोला है ना। मुझसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने और बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। उस अच्छी बातों के बीच में मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ मुझे नहीं पता। बस जो दिल में आया और दिल को लगा और जो दिमाग को लगा और जो मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है उसने कहा, वो मैंने बोला है। तो मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, अगर कोई गलती हो तो उसके लिए दिल से सबसे क्षमा मांगता हूँ, दिल से। और इसी के साथ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपनी बातों को विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ। नमस्कार, और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जुड़ के रहें, प्यार से रहें। जितना जुड़ेंगे उतना हमारा थिएटर आगे बढ़ेगा, अच्छा बनेगा, फलेगा, फूलेगा और बहुत विस्तार पाएगा। अभी मुझे लगता है हम सबको जुड़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू।